कार्डिक साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? ईडीवी। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जितना ब्लड प्रेजेंट होता है, हमारा एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकुलर में प्रेजेंट है दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वो 122 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जब हमारी आओर्टा की वॉल्व ओपन हुई तो हमारा ब्लड फ्लो हो गया आओर्टा के थ्रू होल बॉडी में। ओके, तो हमारा जितना ब्लड फ्लो हुआ, एक कार्डिक साइकिल की बात हो रही है, एक कार्डिक साइकिल में जितना ब्लड फ्लो हुआ दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा होता है 75 ml, जितना ब्लड इजेक्ट हो गया दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम 75 ml। फिर आता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है कि हमारा 120 ब्लड आया था, 75 ml फ्लो हो गया, तो जितना ब्लड हमारा बच गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ले चुका था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन लिया उसने, ब्लड फ्लो हो गया, बाहर इजेक्ट हो गया, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, तो जितना भी बच गया था लेफ्ट वेंट्रिकुलर में वो है हमारा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के एंड में कितना वॉल्यूम बच गया दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 माइनस 75 45 ml ब्लड बच जाता है एक कार्डिक साइकिल में लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जब हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो चुका था तो एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन लिया और ब्लड हमारा वेंट्रिकुलर में आया, तो उसके एंड में, रिलैक्सेशन के एंड में कितना ब्लड था वेंट्रिकुलर के पास, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के पास 120 ml, उसमें से कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से 75 हमारा इजेक्ट हो गया, बचा कितना 45। तो हमारा जितना ब्लड बचता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में सिस्टोल लेने के बाद, मतलब कॉन्ट्रैक्शन लेने के बाद, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, टर्म्स आती है हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? कितना इजेक्ट हुआ, तो मीन्स हमारा 75 इजेक्ट हुआ और टोटल कितना था? टोटल था हमारा 120। 75 इजेक्ट हुआ, टोटल था 120 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स जब जितना भी हमारा ब्लड आता है उसमें से 62% ब्लड जो है वो इजेक्ट हो जाता है। कितना फ्रैक्शन है, कितने फ्रैक्शन में ब्लड इजेक्ट हो रहा है? तो 60 से 62% ब्लड हमारा इजेक्ट हो जाता है हर एक कार्डिक साइकिल में। एक आता है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? जितना स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है, बॉडी के पास जा रहा है, मल्टीप्लाई हार्ट बीट। हमारी एक मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72 हार्ट बीट होती है। कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, 1 मिनट में हमारी 72 कार्डिक साइकिल होती है, 72 हार्ट बीट्स होती है। अब 72 कार्डिक साइकिल हो रही है, एक कार्डिक साइकिल में 75 ml ब्लड जा रहा है, तो एक मिनट में कितना ब्लड जो है वो हमारा हार्ट से इजेक्ट होगा? 75 मल्टीप्लाई 72 हमारा 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड हमारा एक मिनट में इजेक्ट होता है हमारा हार्ट से बॉडी में। तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट हुआ हार्ट के थ्रू पर मिनट में टू बॉडी, दैट इज कार्डिक आउटपुट। अब फाइनली कार्डिक साइकिल की वजह से क्या हो रहा है? हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है, हार्ट बीट जनरेट हो रही है। तो ये कौन कौन सी हर्ट साउंड्स होती है देखते हैं। हमारी 4 टाइप की हर्ट साउंड होती है, कभी 2 साउंड नहीं होती, लबडब 4 टाइप की हर्ट साउंड होती है। फर्स्ट साउंड होती है जब हमारी एवी वॉल्व क्लोज हुई थी, जब हमारा वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जिसकी वजह से एवी वॉल्व क्लोज हो गई थी। एवी वॉल्व क्लोज हो गई थी जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तो हमारा क्लोज हुई थी एवी वॉल्व, क्लोज हुई थी एवी वॉल्व वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से। जब हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड आती है, उनके क्लोज होने की वजह से एकदम से हार्ट साउंड आती है। ये हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, लो पिच होती है, सॉफ्ट होती है। इस साउंड का नाम है लब साउंड आती है। सेकेंड साउंड आती है जब हमारी आउटिक वॉल्व क्लोज हुई थी। आउटिक वॉल्व क्लोज क्यों हुई थी? आउटिक वॉल्व 80 प्रेशर पे ओपन हो गई थी, फिर प्रेशर बढ़ता गया था, फिर रिलैक्सेशन आया था। तो जब 100 प्रेशर हो गया था, 120 को क्रॉस करता हुआ 100 प्रेशर हो गया था रिलैक्सेशन होते वक्त, तो हमारा उस प्रेशर पे आउटिक वॉल्व क्लोज हो जाती है। क्यों होती है आउटिक वॉल्व क्लोज? जिससे कि बैक फ्लो ना हो जाए फिर से वेंट्रिकुलर में ब्लड का। तो जब हमारी साउंड आती है हमारी डब, जब हमारी साउंड आती है डब, जो कि हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की साउंड होती है, हाई पिच होती है, शार्पर साउंड होती है, दैट इज डब। लब डब, डब साउंड आती है। थर्ड साउंड होती है हमारा जब हमारा रिलैक्सेशन हो रहा होता है वेंट्रिकुलर में, तो हमारा क्या होता है? अभी तक हमारा आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन ही हो रहा है, इतने हमारा एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो रही है।
एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी साउंड प्रोड्यूस होती है जब एट्रियम में ब्लड की फिलिंग होती है फर्स्ट 1/3 वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। वेंट्रिकुलर डायस्टोल 3 टाइप के होते हैं, 3 फेजेस में होते हैं। फर्स्ट जब उसमें आइसोवॉल्यूमिक डायस्टोलिक प्रेशर बना हुआ है, इतने में हमारी वेंट्रिकुलर की फिलिंग हो रही है। सेकेंड, जब एवी वॉल्व ओपन हो गई है हमारी और हमारा डायस्टेसिस होने लगा है। थर्ड हमारा जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन रियल में हुआ है हमारा एट्रियम में, जिसकी वजह से हमारा फुल ब्लड वेंट्रिकुलर में आ गया है। तो हमारा जो फर्स्ट फेज है 1/3 फेज है, जब रैपिड फिलिंग होती है, इसको बोलते हैं हम थर्ड साउंड। जब हमारी थर्ड साउंड होती है, थर्ड टाइप की साउंड होती है। फोर्थ साउंड होती है जब हमारा एट्रियल सिस्टोल लेता है, जब हमारा एट्रियल जो होता है, एट्रियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन लेता है। तो इसमें इवेंट्स देखे जाए तो कैसे होंगे, फर्स्ट हमारा एट्रियम सिस्टोल लेगा, कॉन्ट्रैक्शन लेगा, देन हमारा क्या होगा, देन हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ले रहा होगा तो हमारा एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, देन हमारा उसका रिलैक्सेशन होगा तो आउटिक वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, देन उसकी रैपिड फिलिंग होने लगेगी जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन लेगा, क्योंकि पहले एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर एट्रियम का रिलैक्सेशन होता है, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन होता है। तो फर्स्ट साउंड कब आ रही है, जब एट्रियम सिस्टोल ले रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ले रहा है, तो फर्स्ट साउंड क्या है, S4 साउंड। फिर हमारी कौन साउंड आ रही है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ले रहा है तो हमारा एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, फर्स्ट साउंड आ रही है। फिर हमारी जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन लेने लगा तो हमारी कौन साउंड आई, आउटिक वॉल्व की क्लोज होने की, वो हमारी कब आ रही है, वो हमारी S2 आ रही है। फिर हमारी S3 साउंड आई, जब वेंट्रिकुलर ने रिलैक्सेशन लिया तो हमारा ब्लड फिल होने लगा, ओके, एट्रियम में ब्लड फिल होने लगा। तो हमारा ये सीक्वेंस होता है, पहले S4 साउंड, फिर S1, फिर S2, फिर S3। बट इनके जो नेम है वो ऐसे ही है क्योंकि हमारा इनके नेम कार्डिक साइकिल के अकॉर्डिंग है, और कार्डिक साइकिल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इवेंट क्या होता है, एवी वॉल्व का क्लोज होना। जो हम कार्डिक साइकिल में इवेंट पढ़ते हैं तो एवी वॉल्व का क्लोज होना। तो ये हमारी 4 साउंड है एक कार्डिक साइकिल की, पर कार्डिक साइकिल ये हमारी 4 साउंड होती है, ओके। अब हमारा आता है कि ये जो सारे इवेंट्स हैं हार्ट के, ये रेगुलेट कैसे हो रहे हैं। ये रेगुलेट हो रहे हैं हमारे कार्डिक सेंटर होता है ब्रेन में, मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं। वैसे तो ये सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस है, सेल्फ रिदमिक प्रोसेस है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, बट स्टिल कुछ फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू ये रेगुलेट हो रहे हैं। सेल्फ रिदमिक प्रोसेस क्यों है, सेल्फ स्टिमुलेशन प्रोसेस क्यों है, बिकॉज ऐसे नोड फायर करता है एवरी 0.8 सेकेंड में, जैसे ही वो फायर करता है फुल प्रोसेस होता है। अब इनके रेगुलेशन में जब ये रेगुलेट होते हैं तो 2 टाइप के स्टिमुलेशन आते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जब आता है जब हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, इट मीन्स या तो वो डिक्रीज हो गई है इसलिए इंक्रीज करना है, या कोई रीजन है, कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से इंक्रीज करना है, जैसे एक्साइटमेंट है और हमारा इमरजेंसी सिचुएशन है, हार्ट रेट इंक्रीज होनी चाहिए, उस वक्त इंक्रीज होना है, या वो डिक्रीज हो गई है इसलिए इंक्रीज करना है। सेम आता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, मीन्स हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करना। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन मीन्स कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन के थ्रू हार्ट रेट को डिक्रीज करना है, या वो ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें उन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए डिक्रीज करना है। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन जो है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है, वो 2 टाइप के स्टिमुलेशन करता है। इफ़ हार्ट रेट बहुत कम है तो उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इंक्रीज करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू, और बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के थ्रू। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आने पर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, 0.6 सेकेंड रह जाती है कार्डिक साइकिल का टाइम। कार्डिक साइकिल का नॉर्मल टाइम क्या होता है, 0.8 सेकेंड, उससे हमारा 0.6 सेकेंड रह जाता है, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है, कार्डिक साइकिल बहुत फास्ट चल रही है। 0.6 सेकेंड, एक कार्डिक साइकिल सिर्फ 0.6 सेकेंड में होती है क्योंकि उससे फास्ट हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक के वक्त हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और 1 सेकेंड की हो जाती है कार्डिक साइकिल, 1 सेकेंड की हो जाती है कार्डिक साइकिल, ओके। अब हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्यों हो रहा है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हमारे 2 हार्मोन्स हैं, उनकी वजह से कंट्रोल होता है। 2 टाइप से कंट्रोल होता है, एक तो हार्मोनल की वजह से हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक वर्क करते हैं, एक हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से करते हैं। पहले हम समझते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अब क्या हुआ, जैसे एक्साइटमेंट आया, इमरजेंसी सिचुएशन आई, तो हमारे इन सिचुएशन में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आता है जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है।
अब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है? आप बताइए, हार्ट रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि ऐसे नोड जो है वो जल्दी स्टिमुलेट हो रहा है, जल्दी फायर कर रहा है। जब वो ऐसे नोड जल्दी फायर करेगा जब भी तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके कुछ टाइम बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा ऐसे नोड जल्दी फायर कर रहा है। अब आप लोगों ने इफ ऐसे नोड का एक्साइटेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे नोड एक फनी चैनल है। ऐसे नोड एक फनी चैनल है जो कि हमारा -60 मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने पर फायर कर देता है। -60 मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने पर हमारा सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और वो फायर कर देता है। ओके, अब नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ऐसा क्या कर रहे हैं कि ऐसे नोड जल्दी फायर कर रहा है? इट मीन्स एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारा सोडियम चैनल ओपन कर रहा है। सोडियम चैनल ओपन करेंगे, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आते ही हमारा सोडियम चैनल ओपन होते ही हमारा फायर हो जाता है, डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स -60 हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल आए ना आए उससे पहले ही हमारा ऐसे नोड फायर हो गया बिकॉज सोडियम चैनल ओपन हो गया। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर रहे हैं? सोडियम चैनल को ओपन कर रहे हैं। ओके, अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आता है हमारा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। वो किसकी वजह से आता है? एसिटाइल कोलिन की वजह से। एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है? जो कि ऐसे नोड इतना लेट फायर कर रही है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है? हमारा पोटेशियम चैनल ओपन कर देता है। एसिटाइल कोलिन की वजह से पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम चैनल सेल से बाहर जाने लगा। पोटेशियम बाहर जाने लगा तो क्या हुआ? हाइपर पोलराइजिंग कंडीशन आ गई। हाइपर पोलराइजिंग कंडीशन आ गई, डीपोलराइजिंग आनी चाहिए थी, हाइपर पोलराइजिंग आ गई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऐसे नोड लेट फायर करेगा। ये तो है हमारा हार्मोनल की वजह से। सेकेंड थिंग आती है बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर की वजह से भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वर्क करते हैं। कैसे? हमारा बैरोरिसेप्टर क्या होता है? बैरोरिसेप्टर हमारा, ये हमारा हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, यहाँ से आउटा जा रही है, आउटा के थ्रू ब्लड जा रहा है। आउटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर का मैक्सिमम प्रेशर कितना होता है? 120 प्रेशर होता है। हमारा जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो बढ़ जाए और यहाँ पे प्रेशर 160 हो जाए, 160 मैक्सिमम प्रेशर हो जाए लेफ्ट वेंट्रिकुलर का, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो से जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्लो से जाने की वजह से हमारा बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। बैरोरिसेप्टर के एक्टिवेट होने का मतलब है वो अब सिग्नल देंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करने के लिए, हार्ट रेट को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रेट में हो रहा है, इसलिए हार्ट रेट डिक्रीज होएगी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड फ्लो रेट इंक्रीज होता है जिसकी वजह से बैरोरिसेप्टर ओपन एक्टिवेट होते हैं। बैरोरिसेप्टर कहाँ है? बैरोरिसेप्टर हमारे आउटा में प्रेजेंट है। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होने का मतलब है हमारा क्या हो गया है? हमारा अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगी। अब क्यों आता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन? गाबा की वजह से। गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड रिलीज होता है जो हमारा हार्ट रेट को स्लो कर देता है और हमारा नॉर्मल, हमारा बहुत कम रेट हो जाएगा, हमारा बहुत कम ब्लड का फ्लो हो जाएगा, तो हमारा बैरोरिसेप्टर इनएक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा, जिसकी वजह से अब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कंट्रोल कैसे हुआ? क्योंकि हमारा हार्मोनल चेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा था। सेकंड हुआ बैरोरिसेप्टर। ये है 2 टाइप के चेंजेस जिसमें हमारा हार्ट रेट कंट्रोल होता है। अब ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ये हार्मोनल चेंजेस आ कब रहे हैं देखते हैं। कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जिसमें हार्ट रेट एक्सेलरेट होता है, इंक्रीज होता है, इंस्पिरेशन के ड्यूरिंग, एक्साइटमेंट, एंगर, हाइपोक्सिया, एक्सरसाइज, फीवर, एंड डिक्रीज होती है बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी जब, एंड हार्ट रेट स्लो होता है जब हमारी बैरोरिसेप्टर्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एक्सपिरेशन के वक्त, एंड फियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ईसीजी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड लास्ट वीडियो होगी। देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। बेस्ट ऑफ लक।